हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना आरबीआई ग्रेड बी का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ मोटिवेशन पार्ट 1। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एवरी लिटिल थिंग इन अ वेरी इजी एंड सिंप्लीफाइड मैनर। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोटिवेशन है क्या। मोटिवेशन को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो मैं सबसे पहले मोटिवेशन को डिफाइन करूँगा एज मोटिवेशन इज़ नथिंग बट इट्स अ प्रोसेस विच इनिशिएट्स, guides and maintains goal oriented behavior. So this is very simple. If you want to define motivation, it is nothing, it is a process which initiates, guides and maintains goal oriented behavior. अगर इसकी सेकंड डेफिनेशन की मैं बात करूं तो सेकंड डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी सेकंड डेफिनेशन हो जाएगी, लेट्स से व्हाट इज इट इट इज़ द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू मेक intense and persistent efforts. Okay, so there are two definitions in which you can define motivation. For the first one is that it is a process which initiates, guides and maintains goal oriented behavior. The second one is the motivation may be defined as the willingness of a person to make intense and persistent efforts. Okay, हमारे पास तीन चीज़ हैं। पहली आती है मोटिव, दूसरी आती है मोटिवेटर, तीसरा आता है मोटिवेटिंग। अगर मैं मोटिव की बात करूं, मोटिव क्या है? मोटिव एक नीड है। क्या है? एक नीड है। लेट्स से एक आदमी है, उसको प्यास लग रही है, ठीक है, तो उसकी जो प्यास हो जाएगी, लेट्स से थर्स्ट, तो वो थर्स्ट क्या हो जाएगी? उस आदमी की मोटिव हो जाएगा, ठीक है। और मोटिवेटर क्या हो जाएगा? अब उसको प्यास लग रही है तो वो क्या चाहिए होगा? उसको पानी चाहिए होगा, वाटर, ही नीड्स वाटर, सो दैट वाटर इज द मोटिवेटर, एंड द एंटायर प्रोसेस इज नोन एज मोटिवेटिंग, ओके। सो अब हम इस मोटिवेशन प्रोसेस को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज मोटिवेशन प्रोसेस? अगर मोटिवेशन प्रोसेस को अगर मैं जानूँ तो अगर मैं इसको एक डायग्राम बनाऊँ तो वो क्या होगा? लेट्स से एक नीड है, एक आदमी के अंदर एक नीड जागती है। उस नीड की वजह से क्या होगा? एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी आदमी के मन में, एक टेंशन हो जाएगी, यार वो नीड मेरे पास है क्यों नहीं है। जब वो टेंशन क्रिएट हो जाएगी तो आप क्या करोगे? आप अपने गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को एग्जीक्यूट करोगे, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। और जब आप वो करोगे तो आपके पास क्या होगा? या तो आपकी जो नीड है वो सेटिस्फाइड होगी या नीड सेटिस्फाइड नहीं होगी, ठीक है। और जब ये हो जाएगा तो आप क्या करोगे? आप अपना एक फीडबैक दोगे, आप अपना एक फीडबैक दे दोगे, ठीक है। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे मोटिवेशन प्रोसेस। मोटिवेशन प्रोसेस, सो दिस इज द एंटायर। इसमें 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला है नीड की वजह से क्या होगा? एक टेंशन क्रिएट होगी, टेंशन की वजह से आप गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में लग जाओगे। उस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के बाद या तो आपकी नीड सेटिस्फाइड होगी या तो आपकी नीड सेटिस्फाइड नहीं होगी, और बाद में आपका अपना एक फीडबैक दोगे कि क्या रहा हमारा अंजाम, ओके। सो दिस इज द एंटायर मोटिवेशन प्रोसेस। तो अगर मैं आपसे बात करूं द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड, consequences of non satisfaction of need। अगर नीड आपकी पूरी नहीं हुई तो आपके पास क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं? तो आपको मैं इसमें एडवाइस करूँगा, इसको आप ऐसे याद करो, FAAR, फार से आप इसको याद करो। तो व्हाट इज़ F? आप इसमें F क्या है? आपके पास है F फ्लाइट, A क्या है? A है आपके पास अपैथी, और सेकेंड A इज अग्रेशन, एंड दिस R इज रैशनलाइजेशन। मीन्स फ्लाइट को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो आपको
आपको अपना ऑफिस जाना पसंद नहीं है तो आप क्या करोगे, अपना ऑफिस ही छोड़ दोगे, आप उस फील्ड को ही छोड़ दोगे, तो ये फ्लाइट हो गया, मतलब उस चीज़ को छोड़ के भाग जाना, फ्लाइट। अपैथी मतलब इस किसी सिचुएशन से इंडिफरेंट हो जाना, कि मतलब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि यार चलो ठीक है, देखा जाएगा। सो दिस इज़ अपैथी। अग्रेशन में आपको गुस्सा आने लगेगा कि यार ऐसे कैसे हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आपको जब गुस्सा आने लगे, इट इज़ अग्रेशन। और रैशनलाइजेशन में क्या होगा, आप चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे कि यार अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उन चीज़ का आप रीज़न निकालने लगोगे। जब आप ये करने लोगे तो दैट इज़ रैशनलाइजेशन। तो आपके पास 4 कंसिक्वेंसेज हैं फॉर नॉन सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड: फ्लाइट, अपैथी, अग्रेशन एंड रैशनलाइजेशन। अच्छा, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की बात आती है, तो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन पढ़ने की, समझने की कोशिश करते हैं। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन क्या है? तो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन में हमारे पास हैं 3 तरह के टाइप्स हैं। एक तो आता है पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव, ठीक है। दूसरा आता है हमारे बेसिक वर्सेस लर्न्ड। थर्ड आता है हमारे पास एक्सट्रिंसिक वर्सेस इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक वर्सेस इंट्रिंसिक, ओके। अच्छा, पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव को अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो लेट्स से कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल से देना पसंद करूं, लेट्स से पॉजिटिव आप में क्या है, जैसे आपको ऑफिस जाना है तो आपको एक रीज़न बता सकता हूं कि आपको ऑफिस जाना है क्योंकि आपको अपने कलीग से मिलना अच्छा लगता है, काम करना अच्छा लगता है, तो ये आपका पॉजिटिव मोटिवेशन हो गया। नेगेटिव में आपको अगर ऑफिस जाना है बस क्योंकि आपको आपकी EMIs पे करनी है और आपको अपने खर्चे उतारने हैं, तो एक तरीके का नेगेटिव मोटिवेशन हो गया। बेसिक और लर्न में अगर मैं बात करूं तो बेसिक मोटिवेशन क्या है? ये मोटिवेशन वो है जो आदमी और जानवरों में सेम चीज़ रहेगी। जैसे जो आपका खाना हो गया, खाना आपको भी चाहिए, जानवर को भी चाहिए, पानी आपको भी चाहिए, जानवर को भी चाहिए, सेक्स आपको भी चाहिए, जानवर को भी चाहिए, तो दीज आर द बेसिक मोटिवेशन। लर्न में मैं क्या करूँगा, लर्न नीड्स वो होंगी जो आपको जानवरों से अलग कर देंगी। जैसे आपको जो रिकग्निशन है, ठीक है, आपको रिकग्निशन हो गया, आपको लेट्स से अचीवमेंट हो गया, पावर हो गया, ठीक है, तो ये सब आपके किस में आ जाएंगे? ये आपके लर्न में आ जाएंगे। अब एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक की बात करूं तो एक्सट्रिंसिक वो जो आपको अपनी बॉडी के बाहर से मिले और इंट्रिंसिक वो जो आपको बॉडी के अंदर से मिले। इंट्रिंसिक में लेट्स से अगर मैं कहूं तो सेंस ऑफ अचीवमेंट आ गया, क्यूरियोसिटी आ गया, इंटरेस्ट आ गया, प्राइड आ गया, तो ये आपके इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाए। एक्सट्रिंसिक वो जो आपको बाहरी समाज से मिले। लेट्स से क्या हो जाएगा, जैसे पैसा हो जाएगा, पैसा आपको बाहर समाज से मिल रहा है, ठीक है, और आपको ग्रेड्स हो गया, पढ़ाई में आपको ग्रेड्स चाहिए, तो वो मोटिवेशन कैसे हो जाएगी? वो आपको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाएगी, बिकॉज दिस इज़ नॉट विद इन योर बॉडी। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आता हूँ, वो है आपका मोटिवेशनल थ्योरी। तो मोटिवेशनल थ्योरीज जो हैं, मोटिवेशनल थ्योरीज़ में 2 तरीके की आपके पास थ्योरी है। एक है आपकी कंटेंट बेस्ड और दूसरी आपकी प्रोसेस बेस्ड, ठीक है, कंटेंट बेस्ड और प्रोसेस बेस्ड। तो कंटेंट बेस्ड को अगर मैं, इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? ट्रेडिशनल थ्योरीज। ठीक है, और प्रोसेस थ्योरीज का दूसरा नाम क्या है? कंटेम्प्रेरी थ्योरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कंटेंट बेस्ड थ्योरी को एक और नाम दिया जाता है, वो है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू मोटिवेशन। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू मोटिवेशन, ठीक है। और इसको और भी अगर मैं देखूं तो उसको नीड बेस्ड थ्योरी भी बोल सकते हैं, नीड बेस्ड थ्योरी, ठीक है जी। ये आपका प्रोसेस बेस्ड थ्योरी, कंटेम्प्रेरी थ्योरी, ये इनके नाम होते हैं, ठीक है। तो अब इन थ्योरीज को समझने की कोशिश करते हैं, कंटेंट बेस्ड थ्योरी है क्या। अगर इसको मैं बेसिक से और आपको समझाऊं तो कंटेंट और प्रोसेस में फ़र्क क्या है कि कंटेंट हमें ये बताता है कि हमें क्या चीज़ मोटिवेट करती है, व्हाट मोटिवेट्स, राइट। और प्रोसेस हमें दिखाता है कि हाउ द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन अकर्स, ये हमारे अंदर जो मोटिवेशन होता है वो कैसे होता है। और कंटेंट हमें बताता है कि क्या चीज़ हमें मोटिवेट करती है। ये इतना सा फ़र्क है। तो हम कंटेंट बेस्ड थ्योरी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कंटेंट बेस्ड थ्योरी है क्या? तो
कंटेंट बेस्ड थ्योरीज को अगर मैं थोड़ा अच्छे से अगर इनके सिर्फ नाम ही लिखूं तो सबसे पहले आता है आपके पास मैस्लो मोटिवेशन थ्योरी। मैस्लो मोटिवेशन थ्योरी। दूसरा आता है अल्डरफर। और थर्ड आता है आपके पास मैकक्लेलैंड। फोर्थ आता है आपके पास हर्ज़बर्ग। हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी। उसके बाद आपके पास आता है मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। ओके, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। तो अब इन थ्योरीज़ को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं और मैं बहुत आसानी से आपको इन सब बताने की कोशिश करूँगा। पहले हम मैस्लो की बात करते हैं। मैस्लो मोटिवेशन थ्योरी। ठीक है, तो मैस्लो का पूरा नाम है अब्राहम मैस्लो। यह हमें पता होना चाहिए, अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने क्या किया? अब्राहम मैस्लो ने हमें एक प्रिज्म दिया। इस प्रिज्म में इसने कुछ नीड्स हमें बताई कि यार ऐसी ऐसी नीड्स होती हैं और इन नीड्स का एक इसने हायरार्किकल ऑर्डर दिया। तो मैं इस नीड्स को अगर ड्रॉ करने की कोशिश करूं, ठीक है, तो मैं इनको बताने की कोशिश करता हूं कि ये जो हैं वो कैसे हैं। ठीक है, तो मैं इसमें 5 डिवीज़न करता हूं। 1 2 3 4 और 5। ओके, तो देखिए, तो जो सबसे पहले हमारे पास नीड आती है वो होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिर हमारे पास आती है सेफ्टी नीड्स। फिर उसके बाद आती है सोशल नीड्स। उसके बाद आती है सेल्फ एस्टीम। फिर आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है जी। अब इसमें इसने 5 नीड्स दी और इसने बोला कि जो नीड्स हैं वो बॉटम से टॉप पर जाएंगी। बॉटम से टॉप मीन्स कि पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स सेटिस्फाई होगी, फिर सेफ्टी, फिर सोशल, फिर सेल्फ एस्टीम, फिर उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये इसका मतलब है और इसी को बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन। सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन। ठीक है, और मैस्लो ने ये बोला कि ये जो नीड्स हैं पहले एक नीड होगी, उसके बाद दूसरी नीड आएगी, फिर तीसरी नीड, फिर चौथी, फिर ऐसे करके ये पूरा प्रोसेस है। ठीक है, एक एक करके नीड्स सारी पूरी होंगी। अब हम नीड्स को समझने की कोशिश करते हैं कि नीड्स है क्या। ये फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या है? ये क्या है? आपकी बेसिक नीड्स हैं। जैसे क्या? जैसे आपका खाना हो गया, आपका पानी हो गया, आपका मतलब हर जो चीज़ जो आपकी बेसिक नेचर की है वो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स होगी। खाना पीना, ये सब, खाना पीना, डेफिकेशन, तो ये आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स होगी। सेफ्टी में आपको क्या चाहिए? देखिए, आपको बारिश से बचने के लिए छत चाहिए, तो ये सेफ्टी में आ गया। और वैसे इंश्योरेंस वगैरह जो हमारे होते हैं, इंश्योरेंस हो गया, तो ये सब सेफ्टी में आता है कि आपको एक सेफ्टी आप फील हो कि भाई आप किसी से आपको कोई हार्म ना कर सके, कोई दुश्मन आपको हार्म ना कर सके, तो दैट इज़ सेफ्टी नीड्स। सोशल में क्या है? आपके दोस्त होने चाहिए जिससे आप बात कर सको, खुल के हर चीज़ डिस्कस कर सको, दिस इज सोशल नीड्स। सेल्फ एस्टीम में क्या है कि हर आदमी को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है कि सेल्फ एस्टीम वो सबसे ऊपर रखता है, तो वो सेल्फ एस्टीम आएगी उसके बाद। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो कि जब हमें ये पता चल जाए कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारी वीकनेस क्या हैं, और हम अपने आप को और बेहतर कैसे बना सकते हैं सबकी नज़रों में, सो दैट इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, तो दीज आर द 5 नीड्स डिफाइंड बाय मैस्लो। अब इसके बाद हम इसका क्रिटिसिज्म जानने की कोशिश करेंगे कि भाई मैस्लो को क्रिटिसिज्म क्यों मिला। व्हाट आर द क्रिटिसिज्म इन्वॉल्व इन मैस्लोज थ्योरी। तो सबसे पहला आता है रॉन्ग ऑर्डर ऑफ नीड्स। रॉन्ग ऑर्डर ऑफ नीड्स। रॉन्ग ऑर्डर ऑफ नीड्स इसमें बताया गया कि जो गीट हॉफस्टेडे, एक नाम है गीट हॉफस्टेडे, ये सबसे बड़ा क्रिटिक था अब्राहम मैस्लो की थ्योरी का। इसने बोला कि यार ये जो ऑर्डर ऑफ नीड्स है ये सही नहीं है, इसमें कुछ बदलाव हो सकता है।
और उसने बोला कि यार जो इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी में रहते हैं और कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी में रहते हैं, इनमें बड़ा फ़र्क होता है। जो इंडिविजुअलिस्ट सोसाइटी में रहते हैं उनका ओपिनियन, उनका जो डिसीजन होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं। जो कलेक्टिविस्ट सोसाइटी में रहते हैं उनके डिसीजन अलग तरीके के होते हैं। तो ये गीट हॉफस्टेडर ने बोला। उसके बाद जो दूसरा इन पर लगा कि जो पोजीशन ऑफ सेक्स है, पोजीशन ऑफ सेक्स में अब मैस्लो ने सेक्स को रखा फिजियोलॉजिकल नीड्स में, पर लोग उसको बोलते हैं कि फिजियोलॉजिकल नीड्स में अगर आप रखोगे तो क्या होगा कि आप और चीज़ों में तभी बढ़ पाओगे जब आप सेक्स को अचीव कर लोगे, पर दिस इज़ नॉट द कंडीशन। तो उन्होंने बोला कि सेक्स को फिजियोलॉजिकल में न रख के आप इसको रखो सोशल में। तो ये एक नया क्रिटिसिज्म उनको मिला। और फिर उन्होंने देखा कि यार ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ये सारी चीज़ें अचीव करो तब आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुँचो। जैसे उन्होंने बोला कि महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी को ये सारी जो बेसिक नीड्स हैं ये इनकी फुलफिल नहीं थी, पर फिर भी वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर पहुंच गए थे। उन्हें पता चला कि भाई समाज को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, उन्हें पता चला कि उनकी खुद की ताकत और खुद की वीकनेस क्या है। उन्होंने बोला कि अहिंसा ही परम धर्म है। तो वो सब चीज़ें उन्हें कैसे पता चली, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थी उनके पास। पर मे बी कि ये सब चीज़ें उनके पास ना हो, सोशल सेफ्टी ये सब उनके पास ना हो। तो महात्मा गांधी हो गए, मदर टेरेसा हो गए, तो उनका एक ये क्रिटिसिज्म भी ये देखने को मिला। और फिर इसमें ये भी देखने को मिला कि क्या कहते हैं, अब ज़रूरी नहीं है ना कि हर किसी की जो नीड्स हों वो सिर्फ एक ही नीड एक टाइम पर हो। ऐसा मैस्लो ने बोला कि एक नीड एक टाइम पर होगी, उसके बाद वो दूसरी नीड पर जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है भाई आदमी की मल्टीपल नीड्स एक बार में होंगी, और होती भी हैं। तो ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि मल्टीपल नीड्स एक बार में एक आदमी की हो सकती हैं। तो ये भी बहुत बड़ा क्रिटिक था। इसके बाद एक और नया क्रिटिसिज्म देखने को मिला, वो ये कि इनके अलावा भी बहुत सारी नीड्स होती हैं, जैसे नॉलेज हो गया, एस्थेटिक्स हो गया, ट्रांसेंडेंस हो गया, स्पिरिचुअल नीड्स हो गई। तो ये सब नीड्स मैस्लो ने जिक्र नहीं करी थी अपने उसमें, ठीक है। और ये जो एक बेसिक डिफरेंस ये भी था कि ये जो नीड्स हैं मैस्लो की, ये हैं कि जो बेसिक कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया वगैरह, ठीक है, ये जो बहुत ही पिछड़े हुए देश हो गए, ठीक है, ये इन सब चीज़ों में जो वर्कर्स हैं उनके वो कह सकते हैं कि यार अच्छा हमारे पास ये सब चीज़ें हैं। पर जो बेसिक जो एडवांस कंट्रीज़ हैं, लेट्स से यूएसए है, यूएसए में ये सब चीज़ें अब आदमी की पहले से ही इवॉल्व हैं। तो ये उनके लिए शायद इतना एप्लीकेबल ना हो जितना इंडिया के लोगों के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। तो ये भी क्रिटिसिज्म था। उसके बाद मैस्लोज एक्सटेंडेड मोटिवेशन थ्योरी। मैस्लोज एक्सटेंडेड मोटिवेशन थ्योरी में उसने बोला कि इसके अलावा ना हमारे पास और भी नीड्स हैं। उसने 3 एक्स्ट्रा प्लस 3 नीड्स और दे दी। वो क्या क्या नीड्स हैं? वो हैं आपकी नॉलेज, एस्थेटिक्स और ट्रांसेंडेंस। अगर मैं इसको एक फिगर में बनाने की कोशिश करूं कि क्या नीड्स आपकी डेवलप हो गई हैं, तो लेट्स से मैं आपको अच्छे से बना के दिखा देता हूं। ओके, तो अब जो एक्सटेंडेड वर्जन आ गया उसमें उन्होंने बोला कि यहाँ पे फिजियोलॉजिकल नीड्स रहेंगी, यहाँ सेफ्टी, यहाँ सोशल, यहाँ सेल्फ एस्टीम, ठीक है। इसके बाद से यहाँ चेंज हो गया जो मैस्लो से यहाँ पे। इसके बाद उन्होंने बोला कि यहाँ पर आ जाएगी आपकी नॉलेज, नॉलेज के बाद आपकी आ जाएगी एस्थेटिक्स, ठीक है, और फिर उसके बाद आएगी आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और यहाँ पर इस पॉइंट पर यहाँ आपकी आ जाएगी ट्रांसेंडेंस। तो आपकी 1, 2, 3 ये 3 नीड्स इसमें ऐड हुई हैं मैस्लोज एक्सटेंडेड मोटिवेशन थ्योरी में, जो कि दी गई है 1970s के आसपास। ओके, तो तब से अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मैस्लो की कितनी नीड्स हैं, तो आप बोलोगे जनरली 5 हैं। पर अगर ये बोला जाए कि मैस्लो की एक्सटेंडेड
कितने वर्जन में कितनी नीड्स हैं, तो आप बोलोगे 8. ओके, तो दिस इज़ द बेसिक थिंग दैट यू विल हैव टू नो. अब हम नई थ्योरी पे बात करते हैं. क्या नई थ्योरी हमारी है वो है अल्डरफर्स हायरार्की ऑफ मोटिवेशन नीड्स. अल्डरफर्स हायरार्की ऑफ मोटिवेशन नीड्स. अल्डरफर का जो पूरा नाम है हमें सबसे पहले वो बताना चाहिए. इट इज़ क्लेटन पी अल्डरफर. ठीक है, और ये जो आपकी थ्योरी दी गई है वो दी गई है 1969 में. बस हमें इतनी बात पता होनी चाहिए. ये जो क्लेटन पी अल्डरफर था, इसने क्या किया, इसने मैस्लो को बेवकूफ़ बना दिया. इसने बोला कि यार अच्छा मैस्लो ने तो दिया ही हुआ है, मैं क्या करता हूँ इसको मॉडिफाई कर देता हूँ. तो क्लेटन पी अल्डरफर ने क्या किया, उसी को मॉडिफाई करके अपना नई थ्योरी दे दी. इसको उन्होंने नाम दिया ERG थ्योरी. ERG, ठीक है. और अगर मैं इसको बना के दिखाऊँ आपको तो क्या कैसे बनाऊँगा, लेट्स से ओके. तो आपको पता है कि ये आपकी मैस्लो के हिसाब से दिस इज़ फिजियोलॉजिकल नीड्स, द सेफ्टी, दिस इज़ सोशल, दिस इज़ सेल्फ एस्टीम, दिस इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. ओके, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया है. पर जो अल्डरफर ने बोला कि ये जो 2 नीड्स हैं शुरुआत की, फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी, उसने इसको कंबाइन करके बोल दिया दिस इज़ एग्जिस्टेंस. ठीक है. जो बीच वाली सोशल, इसको उसने बोला रिलेटेडनेस. और जो थर्ड है जिसमें सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, उसने इस पोर्शन को बोल दिया ग्रोथ. ठीक है. अब एल्डरफर की जो मेन बात थी, उसने बोला कि यस नीड्स के लिए आप ऊपर तो जाओगे ही जाओगे. इसको मैस्लो ने क्या नाम दिया था, सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन. सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन. ओके. पर उसने बोला कि अगर मान लो आपकी एक नीड पूरी नहीं हुई तो आप दोबारा से लौट के नीचे आ सकते हो, आप नीचे भी आ सकते हो. और इसको एल्डरफर ने बोला फ्रस्ट्रेटेड रिग्रेशन. फ्रस्ट्रेटेड रिग्रेशन. तो ये बात हमें पता होनी बहुत ज़रूरी है इस केस में. ठीक है. और इसके कुछ लेट्स से डिफरेंसेस अगर मैं पता करूँ मैस्लो और इसमें, जैसे मैस्लो के केस में 5 नीड्स हैं, ERG थ्योरी में 3 नीड्स हैं. ये तो हमें पता चल गया. अब मैस्लो ने बोला कि एक टाइम पे एक नीड हो सकती है इंसान की, पर अल्डरफर ने बोला कि एक टाइम पे आदमी की मल्टीपल नीड्स हो सकती हैं. ठीक है. एग्जिस्टेंस में आपकी जो बेसिक नीड्स आ गई वो आ गई. रिलेटेडनेस में आपका जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, यानी आपके दोस्त यार ये सब चीज़ आ गई. ग्रोथ में आप सच में जहाँ ग्रोथ के लिए आप सोचो तो दीज आर द बेसिक 3 नीड्स इन द ERG थ्योरी. अब उसने बोला कि ये तो मैंने आपको बता चुका कि सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन, सेटिस्फैक्शन रिग्रेशन, फ्रस्ट्रेटेड रिग्रेशन, ये दोनों चीज़ काम करेंगी ERG थ्योरी में. यूनिवर्सलिटी ऑफ ऑर्डर है, इसने बोला कि जो मैस्लो ने बोला था कि जो यूनिवर्सलिटी ऑफ ऑर्डर है ये सबके लिए सेम है. पर अल्डरफर ने बोला कि ये जो यूनिवर्सलिटी ऑफ ऑर्डर है, यूनिवर्सलिटी ऑफ ऑर्डर है, ये हर आदमी के लिए अलग अलग है. ठीक है. यूनिवर्सलिटी ऑफ ऑर्डर ये हर आदमी के लिए अलग अलग है. और मैस्लो ने बोला था ये यूनिवर्सल है, मतलब हर आदमी के लिए सेम रहेंगी नीड्स. ओके. तो ये दीज आर द बेसिक डिफरेंसेज जो हमें ERG थ्योरी और मैस्लो में पता होना चाहिए. उसके बाद हम आते हैं अपने मैक्लेलैंड थ्योरी ऑफ नीड्स में. मैक्लेलैंड्स थ्योरी ऑफ नीड्स. ओके. तो मैक्लेलैंड ने क्या किया, मैक्लेलैंड ने 3 नीड्स दी. ठीक है. 3 नीड्स, 1, 2 एंड देन 3 नीड उसने बताई कि पहली इज़ नीड फॉर अचीवमेंट. नीड फॉर अचीवमेंट. सेकेंड इज नीड फॉर पावर एंड द थर्ड वन इज नीड फॉर एफिलिएशन. ठीक है जी. तो ये 3 तरह की नीड्स उसने बताई. अब अचीवमेंट में क्या कि आदमी को अचीव करने की इच्छा होनी चाहिए. ठीक है. और उस अचीव करने के लिए मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसके पास होनी चाहिए.
ठीक है, और उसके पास एक स्ट्रॉन्ग नीड है किसकी, फीडबैक की। उसको फीडबैक चाहिए, वो पूछता रहेगा, अरे यार मैंने सही किया ना, मैंने ऐसा कर लिया, वैसे सही किया ना मैंने। तो इट विल इंश्योर दैट दे हैव अ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, ओके, सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, एंड दिस कम्स विद अ फीडबैक, ओके। नीड फॉर पावर में आपको दो बात पता होनी चाहिए कि जो पावर है वो होती है, एक तो पर्सनल पावर भी हो सकती है और एक इंस्टीट्यूशनल पावर भी हो सकती है, पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल। अगर पर्सनल पावर होगी तो उसको वो उस चीज़ में दूसरों पर हक जमाने की कोशिश करेगा, कि उनको सही गलत बताने की कोशिश करे, वो पर्सनल पावर है जो कि सही नहीं मानी जाती। इंस्टीट्यूशनल पावर होगी तो जो उसको इंस्टीट्यूशनल एक पावर दे देगी, किसी एक मैनेजर पोजीशन पर बैठा देना, वो एक इंस्टीट्यूशनल पावर हो गई। उस केस में वो जो भी एक्शंस लेगा वो ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ाई के लिए लेगा, ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूत करने के लिए लेगा। सो दैट इज़ नीड फॉर पावर, एंड दिस इंस्टीट्यूशनल पावर इज ग्रेटर देन पर्सनल पावर, ये हमें पता होना चाहिए। नीड फॉर एफिलिएशन क्या है, जिसमें आपके सेंस ऑफ रिलेशनशिप, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इवॉल्व होता है, जिसमें आप दूसरों के बारे में भी सोचते, जो आपके अंदर काम कर रहे हो उनके बारे में सोचोगे, आप टीम वर्क, कोऑपरेशन, इन सबको ज़्यादा महत्व मानोगे, टीम वर्क एंड कोऑपरेशन, इन सबको आप ज़्यादा वैल्यू प्लेस करोगे। तो दीज आर मैकलेंड्स 3 नीड्स, विच इज नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर एफिलिएशन, ओके। अब हम आते हैं अपनी इंपॉर्टेंट थ्योरी पर, विच इज़ हर्ट्ज़बर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी, हर्ट्ज़बर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी, ओके। हर्ट्ज़बर्ग ने क्या किया कि हर्ट्ज़बर्ग ने 2 फैक्टर्स दिए। तो हर्ट्ज़बर्ग ने 2 फैक्टर दिए, पहला बोला जाता है मोटिवेटर्स, ठीक है, और दूसरा बोले जाते हैं हाइजीन फैक्टर्स। तो 2 तरीके के फैक्टर्स उसने बताए, मोटिवेटर्स एंड देन देयर इज हाइजीन फैक्टर्स, ओके। तो हम इनको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि यार ये सब हैं क्या, ओके। जो मोटिवेटर्स हैं, तो मोटिवेटर्स आपको क्या इंश्योर करेंगे, मोटिवेटर्स आपको इंश्योर करेंगे कि आप में सेटिस्फैक्शन होगी या तो सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। ठीक है जी। अब दूसरा जो आपका हाइजीन आ गया, हाइजीन में आप क्या करोगे, डिससेटिस्फैक्शन होगे या फिर आप नो डिससेटिस्फैक्शन होगे। तो सेटिस्फैक्शन, नो डिससेटिस्फैक्शन, और नो सेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन, तो यही हमारे मोटिवेटर्स और हाइजीन फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। मोटिवेटर्स क्या करेंगे, आपको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेंगे, और हाइजीन क्या आपको प्रोवाइड करेगा कि आप डिससेटिस्फाई ना हो, ये हाइजीन फैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। अगर मैं आपको और लेट्स से एक एग्जांपल से अगर आपको समझाऊं कि लेट्स से एक आदमी है, वो डिससेटिस्फाइड और अनमोटिवेटेड है, तो आपने क्या किया, आपने उसको हाइजीन फैक्टर्स दे दिए, हाइजीन फैक्टर्स आपने दे दिए, ठीक है। तो उससे वो क्या बन जाएगा, उससे वो नॉट डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, नॉट डिससेटिस्फाइड, पर अनमोटिवेटेड वो उस वक्त भी रहेगा, अनमोटिवेटेड वो उस वक्त भी रहेगा, ठीक है जी। अनमोटिवेटेड, ठीक है, वो उस वक्त भी रहेगा। और सपोज करो आपने अब उसको दे दिए क्या, अब आपने उसको दे दिए मोटिवेशनल फैक्टर्स, तो अब वो क्या हो जाएगा, अब वो सेटिस्फाइड के साथ साथ मोटिवेटेड भी हो जाएगा, सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड। सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड। मोटिवेशन फैक्टर्स और हाइजीन फैक्टर्स ये होते क्या क्या हैं, मोटिवेशन फैक्टर्स और हाइजीन फैक्टर्स। ओके, तो जो मोटिवेशन फैक्टर्स होते हैं हमारे पास, ये हमारे जॉब से रिलेटेड होते हैं, जॉब कंटेंट,
ठीक है। और जो हाइजीन फैक्टर्स होते हैं वो हमारे आउटसाइड जॉब कंटेंट होते हैं, ठीक है। लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ जॉब कंटेंट में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, काम, हम क्या काम करते हैं, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, तो ये किस में आ जाएगी, हमारे मोटिवेशन फैक्टर्स में आ जाएगी। काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट, ठीक है, रिकग्निशन और ग्रोथ। तो जो भी काम से रिलेटेड बात हो जाएगी ना, जो एक सिंसियर एम्प्लॉय को चाहिए होता है, वो सब आ जाएगी इसमें, ठीक है। और हाइजीन फैक्टर्स में क्या आ जाएगी, जो इससे अलग चीज़ होगी, जैसे आपकी सैलरी, ठीक है, सुपरविजन, जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशंस, कंपनी पॉलिसी, तो ये सब आ जाएंगी आपकी हाइजीन फैक्टर्स में, ठीक है। अब मान लो मैं आपको एग्जांपल दूं कि मान लो एक आदमी जॉब करने गया और उसने देखा कि ऑफिस में एसी नहीं है, ठीक है, तो उसके पास क्या चीज़ नहीं है, उसमें हाइजीन फैक्टर्स की कमी है कि वर्किंग कंडीशन भाई ठीक नहीं, ठीक है। और उसने देखा कि पर उसको काम अच्छा मिला हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी मिली हुई है, तो मीन्स उसके पास मोटिवेशन फैक्टर्स की प्रेजेंस है और हाइजीन फैक्टर्स की कमी है, ठीक है। तो अब इसमें 4 केस आ जाते हैं, उन 4 केस को समझने की कोशिश करते हैं। पहला केस है आपका जब आपके पास हाई हाइजीन और हाई मोटिवेशन दोनों चीज़ हो, हाई हाइजीन प्लस हाई मोटिवेशन, ठीक है। ये बहुत आइडियल केस हो जाता है, आइडियल केस मतलब आपका सब चीज़ बढ़िया चल रही है भाई साहब, उसमें हाई हाइजीन और हाई मोटिवेशन, तो उसमें आदमी क्या होगा, आदमी हाईली मोटिवेटेड भी होगा और उसके पास कोई कंप्लेंट भी नहीं होगी, ठीक है। दूसरी केस आता है हाई हाइजीन प्लस लो मोटिवेशन। उस केस में क्या है, ये जो एम्प्लॉय होगा वो इसको एज अ पे चेक ही देख रहा होगा कि बस भाई मेरी सैलरी आती रहे, मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मतलब उस केस में ये है कि वो मोटिवेटेड नहीं होगा, लो मोटिवेशन है तो मोटिवेटेड नहीं होगा और उसके पास बस कुछ कंप्लेंट्स नहीं होंगी, ठीक है। तो उस केस में वो बस उसको पे चेक की तरह देख रहा होगा। अब तीसरा केस आता है लो हाइजीन प्लस हाई मोटिवेशन, लो हाइजीन प्लस हाई मोटिवेशन, ठीक है। इस केस में क्या है कि आदमी के पास कंप्लेंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं पर वो मोटिवेटेड बहुत है, मतलब बहुत मोटिवेटेड है पर उसके पास कंप्लेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये आपके पास थर्ड केस हो गया। और जो फोर्थ केस होगा उसमें ये दोनों चीज़ लो हो जाएंगी, लो हाइजीन प्लस लो मोटिवेशन, तो ये सबसे बेकार केस हो जाएगा कि भाई ना तो वो मोटिवेटेड है और उसके पास कंप्लेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये हमारे पास 4 केस बनते हैं। तो एक क्रिटिसिज्म जो इसका सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि ये जो थ्योरी है ना, ये डॉक्टर्स और इंजीनियर्स पे ही के बेसिस पर ही लागू की गई थी। मींस जो आपका हर्जबर्ग थे उन्होंने डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के बेसिस पर ही इस थ्योरी को इम्प्लीमेंट किया था, पर असलियत में ऐसा नहीं है कि ये जो बेसिकली जो आपकी हाइजीन फैक्टर्स हैं वो ऑब्वियसली बहुत लोगों के लिए मोटिवेशन फैक्टर्स की तरह काम करते हैं। कुछ लोगों को नहीं चाहिए भाई कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा काम कैसा है, उन लोगों को चाहिए हमारी सैलरी तगड़ी होनी चाहिए भैया, सैलरी तगड़ी होनी चाहिए, एसी वेसी सब लगा होना चाहिए, ठीक है। तो मीन्स उनको क्या चाहिए, उनके लिए बेसिक चीज़ क्या हो जाएगी, ये हाइजीन फैक्टर्स, ठीक है। हाइजीन फैक्टर्स उनके लिए बेसिक चीज़ हो जाएगी जो उनके लिए रिक्वायरमेंट है। पर ये हो सकता है डॉक्टर्स इंजीनियर्स के केस में लागू होता हो, पर जो असल में जो हमारे वर्कर्स हैं, इंडिया के वर्कर्स हैं, उनको क्या चाहिए, उनको ये सब चीज़ चाहिए, हाइजीन फैक्टर्स। उनके लिए मोटिवेशन ही यही है जो उनके लिए हाइजीन फैक्टर्स में आता है, उनके लिए असल में मोटिवेटर्स ये हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो ये क्रिटिसिज्म एक देखा गया है कि इट हैज़ मतलब लिमिटेड लोगों पर ये इसको इम्प्लीमेंट किया गया था और उसके बेसिस पर उन्होंने ये थ्योरी बनाई है। पर अगर वो अलग तरीके के वर्कर्स को भी इंक्लूड कर दे तो मे बी उनका ओपिनियन ये नहीं होता। तो ये क्रिटिसिज्म ये देखा गया है, ठीक है। मैस्लो और हर्जबर्ग को कंपैरिजन करने की कोशिश करूँ, कंपैरिजन बिटवीन हर्जबर्ग एंड मैस्लो जो क्या है ना, एक बेसिक है, मतलब आइडियलाइज्ड है कि मतलब इसी से सब चीज़ का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको कंपेयर करने की कोशिश करूँ तो मैं इसको बनाऊंगा कि देखो जो शुरुआत की
जो मैंने आपको क्या बताया था, एक प्रिज्म बनाने की कोशिश करता हूँ दोबारा से। ये आपकी फिजियोलॉजिकल, ये आपकी सेफ्टी, ये आपकी सोशल, ये आपका सेल्फ एस्टीम, ये आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो ये आपकी 5 नीड्स हैं। अब इसमें से आपको बताना ये कि क्या चीज़ मेंटेनेंस फैक्टर्स में आती है और क्या चीज़ मोटिवेटर्स में आती है। ठीक है, मेंटेनेंस फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, हाइजीन फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस फैक्टर्स। हाइजीन फैक्टर्स इज़ नथिंग बट मेंटेनेंस फैक्टर्स। तो आपको हो सकता है कहीं जगह हाइजीन फैक्टर्स दिए हो, कई जगह मेंटेनेंस फैक्टर दिया हो, तो ये आपको पता होना चाहिए हाइजीन फैक्टर्स इज इक्वल टू मेंटेनेंस फैक्टर्स। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी। अब मेरे को आप ये बताओ कि क्या चीज़ मेंटेनेंस फैक्टर्स में आएगी और क्या चीज़ मोटिवेटर्स में आएगी। तो ये तो हमारा बात तय हो जाती है कि सोशल, सेफ्टी, फिजियोलॉजिकल, ये तो सब आपके मेंटेनेंस फैक्टर्स में आ जाएगा, यानी हाइजीन फैक्टर्स में आ जाएगा। ठीक है, हाइजीन फैक्टर्स में आ जाएगा। और जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ये आपका मोटिवेटर्स में आ जाएगा। अब जो आपका मेन चीज़ आती है कि ये जो सेल्फ एस्टीम वाला पोर्शन है ना, ये किस में आएगा, ये हाइजीन में आएगा या मोटिवेटर्स में आएगा। तो ये इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। सेल्फ एस्टीम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जाता है आपका हाइजीन में और दूसरा पार्ट जाता है आपका मोटिवेशन में। तो जो एस्टीम में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका स्टेटस, कि आपका स्टेटस है क्या, मतलब लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, और रिकॉग्निशन, दूसरा आता है रिकॉग्निशन। तो जो रिकॉग्निशन वाला पार्ट है वो आपका जाएगा मोटिवेशन में और जो स्टेटस वाला पार्ट है वो जाएगा आपका हाइजीन में। बस इतनी सी बात थी इसमें, और जो मुझे बतानी थी, जो इस कंपैरिजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डिस्कस हो गई है। ओके, लास्ट थ्योरी पे, विच इज़ मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। तो इस थ्योरी में ज़्यादा कुछ है नहीं है। 2 तरीके के मैनेजर्स बताए गए हैं। एक होते थ्योरी एक्स मैनेजर्स, एक है आपके थ्योरी वाई मैनेजर्स। थ्योरी वाई मैनेजर्स, ठीक है जी। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई मैनेजर्स। थ्योरी एक्स में ये बताया गया है कि यार ये जो लोग होते हैं ना, इनको काम करना पसंद नहीं है। अगर इनको कोई सुपरवाइज ना करे तो ये लोग काम करके देंगे ही नहीं। तो ये थ्योरी एक्स मैनेजर्स ऐसा सोचते हैं। थ्योरी वाई मैनेजर सोचते हैं कि ये जो हमारे जितने भी लोग काम कर रहे हैं ये सारे बहुत मेहनती लोग हैं और इनको कुछ देख रेख की ज़रूरत नहीं है, ये जो अपना काम है अपने आप स्वयं इच्छा से और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके की सोच है। थ्योरी एक्स में यूज़ किए थे कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच मतलब कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको कैरेट मिलेगी और अगर गलत काम करोगे तो आपको स्टिक मिलेगी। तो दिस इज़ ऑल्सो नोन रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट मतलब अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेंगे, गलत काम करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो ये किस में है, ये थ्योरी एक्स में बोला जाता है। ठीक है जी, थ्योरी एक्स में ऐसा बोला जाता है। मैस्लोज की नीड्स के साथ अगर देखूँ तो जो आपकी जो लोअर लेवल नीड्स होती है ना, मैस्लो में लो लेवल नीड्स होती हैं, जैसे आपकी क्या होगा, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, तो ये आएंगी आपकी थ्योरी एक्स में, थ्योरी एक्स मैनेजर्स में। और थ्योरी वाई में आपकी आएंगी ऊपर वाली, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, तो थ्योरी वाई में द अपर नीड्स ऑफ मैस्लो, अपर नीड्स ऑफ मैस्लो, और थ्योरी एक्स में आएंगी आपकी लोअर नीड्स ऑफ मैस्लो। ओके, अब टाइप ऑफ लीडरशिप क्या है। थ्योरी एक्स के जो लीडर्स होंगे वो क्या होंगे, ऑटोक्रेटिक होंगे, तानाशाह होंगे। ओके, और थ्योरी वाई के जो लीडर्स होंगे वो होंगे डेमोक्रेटिक। वो मतलब लोगों से पूछेंगे कि यार मतलब उनसे जैसे उनको कोई भी डिसीजन लेना हो वो सलाह करेंगे कि यार ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो वो थ्योरी वाई के मैनेजर्स होंगे। ओके, अब थ्योरी एक्स के जो मैनेजर्स होंगे ये किन किन लोगों को मतलब लीड कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए अगर आपकी जो वर्कफोर्स है वो स्किल्ड नहीं है, वो स्किल नहीं है और अनएजुकेटेड है, तो उसके केस में आप थ्योरी एक्स ही यूज़ करते हो, आप थ्योरी वाई यूज़ भी नहीं कर सकते। और अगर मान लो आपकी जो वर्कर्स हैं वो स्किल्ड हैं, ठीक है, स्किल्ड हैं और एजुकेटेड हैं, उस केस में आप थ्योरी वाई यूज़ करोगे, आप थ्योरी एक्स यूज़ ही नहीं कर सकते। तो हर थ्योरी का अपना अपना यूज़ है। ठीक है, अच्छा, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन समझने की कोशिश करते हैं। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि एक आदमी, ठीक है, एक आदमी सारे डिसीजंस ले रहा है
कि बच्चे भाई तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो एक आदमी सारे डिसीजंस ले रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है यार, ये इनको बता देगा तुमको ऐसे करना है, ये जो दो हैं ये इनके पास भी डिसीजन मेकिंग पावर आ जाती है, भाई तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, और ये इनके पास भी डिसीजन मेकिंग पावर आती है, तुमको ये करना है, और फिर फर्दर ये लोग डिसीजन ले सकते हैं अपने अपने, ठीक है। तो ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन और ये होता है सेंट्रलाइजेशन। सो अब जो सेंट्रलाइजेशन है ये कौन सी थ्योरी में होगा, ये होगा थ्योरी एक्स में, और जो डिसेंट्रलाइजेशन है होगा थ्योरी वाई में। तो दिस इज़ ऑल योर थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन पार्ट 1। इन नेक्स्ट पार्ट वी विल सी कि जो हमारी प्रोसेस बेस्ड थ्योरीज़ हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी समझने की कोशिश करें। ये आपकी सारी कंटेंट थ्योरीज खत्म होगी, जो आपकी 5 थ्योरीज़ हैं ये आपकी कंटेंट बेस्ड थ्योरीज़ हैं, और इनको और क्या क्या बोलते हैं, इनको नीड बेस्ड थ्योरी बोलते हैं, और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू मोटिवेशन भी बोलते हैं। तो ये जो थ्योरीज़ हैं ये आपकी कवर हो गई हैं, और अब हम जो अगली वीडियो में देखेंगे वो हम देखेंगे प्रोसेस बेस्ड मोटिवेशन, और उसको और क्या बोलते हैं, कंटेम्प्रेरी मोटिवेशन। So I hope you enjoy the video. If you enjoy the video, please hit like, subscribe and share, and this will motivate me to add more videos on this RBI series. Okay, thank you so much.